नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बिग एक्सपर्ट न्यूज। हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कमर दर्द को लेकर। किन किन कारणों से कमर दर्द होता है, क्या सर्जरी के अलावा पंचकर्म से भी कमर दर्द सही हो सकता है। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपसे आज हम रूबरू करवाएंगे वैद्य डॉक्टर एम.के. राय जी से। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कमर दर्द के बारे में। सर, स्वागत है आपका बहुत बिग एक्सपर्ट न्यूज के पॉडकास्ट सीरीज में आपका। धन्यवाद जी। और आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपका आरोही आयुर्वेद करके एक पंचकर्म केंद्र भी सिगरा पे भी है, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा वी एक्सपर्ट न्यूज़ का, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पर। और आजकल की जो एक प्रमुख समस्या है कमर दर्द, जो कि समाज में चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो युवा हो, आज ये कॉमन प्रॉब्लम सबकी बनी हुई है जी। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 16 वर्ष से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेद और पंचकर्म विशेषज्ञ के तौर पे। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है, मेरा ग्रेजुएशन जो है रांची कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज से हुआ है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने किया है IMS BHU से पंचकर्म में जो है। तो इन 16 वर्षों के दौरान मैंने जो मेरा काम रहा मुख्य रूप से वो कमर दर्द पे विशेष तौर पे रहा। जी सर, हमसे हमारा जो पहला सवाल होगा आपसे यही होगा कि कमर दर्द क्या होता है। कमर दर्द, देखिए कमर दर्द को आप ये समझे कि जो शरीर की रीढ़ की हड्डी है उसका जो नीचे का भाग है, जैसे ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये मॉडल है, तो ये जो नीचे का भाग है उसमें जो दर्द होता है उसको हम लोग कमर दर्द बोलते हैं और ये विभिन्न कारणों से हो सकता है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि आजकल जो कमर दर्द हो रहा है वो सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं हो रहा है, वो युवा वर्ग को ज्यादा हो रहा है, जिसका कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, देर रात तक जगना, बहुत देर तक जो है मोबाइल पे गेम खेलना या मोबाइल का यूज करते रहना, खान पान की जो है अनियमित चीजें जो है करते रहना। इसके अलावा जो है ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द का, व्यायाम न करना एक बहुत बड़ा कारण है, गलत पोस्चर में बैठना, कोई जो है लेटे लेटे मोबाइल चला रहा है, कोई बैठे बैठे जो है कंप्यूटर चला रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द का जो है। इसके अलावा जो है बहुत देर तक जो है गाड़ी ड्राइव करना, ये एक कारण है। बहुत जैसे महिलाएं हैं तो ऊंची हील की सैंडल्स वगैरह पहनती हैं, खड़ी रहती हैं, तो उससे भी कमर दर्द हो सकता है, तो ये भी आजकल कॉमन कारण है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी, 30 वर्ष के ऊपर मैक्सिमम महिलाओं में आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी, ये एक कारण है। इसके अलावा कमर दर्द के अन्य कारणों में ये भी देखा जाता है कि जैसे जो गद्दे होते हैं, आजकल जो लोग डनलप के मैक्स फ्लोर के गद्दे यूज़ कर रहे हैं, तो जो डनलप का गद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द का। तो पहले के ज़माने में, या हम लोग आज भी एडवाइस करते हैं कि रुई के गद्दे पे सोना चाहिए इंसान को, ताकि जो है कमर या बॉडी स्टेबल रहे, आपकी एक पोस्चर में रहे और पोस्चर ना खराब हो। तो गद्दों को तो सबसे पहले हटाना चाहिए जो है। दूसरा जो है, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, तो उसके जो है मसल्स वीक होती है, वो भी कभी कभी कमर दर्द का कारण बन सकती है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आदमी लगातार मेंटल स्ट्रेस में है, आर्थिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, मानसिक कारणों से, तो कभी कभी उसका पेन उसको जो है कमर में भी फील होता है, और वहाँ हम लोग जो है कमर दर्द का मुख्यतः इलाज ना करके उसके मानसिक कारणों का इलाज करते हैं, तो भी उसको आराम हो जाता है कमर दर्द में। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये हैं कि जिस पे और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गद्दों को तो सबसे पहले हटाएं, अगर पोस्चर ठीक करना है तो गद्दों को सबसे पहले हटाएं। और सामान्यतः जो है 70% केसेस में कमर दर्द जो होता है उसमें कारण बहुत सामान्य होते हैं, बट वो धीरे धीरे इतना उग्र रूप ले लेता है क्योंकि वो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं। तो कमर दर्द मुख्यतः जो है आजकल सामान्य उस वर्ग की जो है बीमारी हो गई है, जिसमें महिलाएं, युवा, आजकल तो बच्चे भी 15-16 साल के पीड़ित होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कमर दर्द को बढ़ाती हैं, और कमर दर्द से कैसे हमको बचना चाहिए इस पे हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। सर, युवाओं में भी ज्यादातर देखा गया है, और वो युवा को भी देखा गया है, ज्यादातर पाया जा रहा है उनमें भी कमर दर्द की समस्याएं। जो जिम जाते हैं, हाँ, वो ज्यादातर इससे मतलब ग्रसित हैं, और उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि आप बाइक मत चलाइए और काफी हैवी चीजें मत उठाइए। इस आपके क्या कारण है कि युवाओं में ज्यादातर कमर दर्द की समस्याएं आ रही है? क्या जिम में वर्कआउट करने की वजह से? जी मैम, जैसे तो मैंने बताया कि जो है
युवाओं में जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उसका एक प्रमुख कारण है गलत पोस्चर। जो जिम वगैरह है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, जिम भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिम किसको नहीं करना चाहिए ये जरूर युवा को पता होना चाहिए। जिम का एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ जाइए, एक्सरसाइज करिए, हैवी वेट लिफ्टिंग करिए, सारी चीज़ें करिए। तो क्या आपका कमर इतना प्रिपेयर्ड है उस वेट लिफ्टिंग करने के लिए, उतना वजन उठाने के लिए? दूसरा, हालांकि टॉपिक से थोड़ा सा भिन्न है ये, मैं आजकल आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो उसमें जो है थोड़ा सा युवाओं को ये है कि ज़्यादा व्यायाम भी जो करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। कभी कभी कमर दर्द तो जो होता है वो होता ही है, गलत पोस्चर में आपने व्यायाम कर लिया, अधिक भारी सामान उठा लिया, गलत तरीके से ज़्यादा सामान आपने उठा लिया, वेट उठा लिया, तो कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन होती है और नर्व मसल्स जो है वहाँ पे टियर हो जाती है, पुल हो जाती है, तो कमर दर्द एक डेवलप हो जाता है। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो एक कॉर्पोरेट फील्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, तो यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं ये 6-6 घंटे 8-8 घंटे जो है लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, या उनका वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनकी मजबूरी है कि काम करना है। तो उससे होता क्या है कि जब एक पोस्चर में आप 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे बैठेंगे तो मसल्स जो है वहाँ की स्टिफ हो जाती है, और जब मसल स्टिफ हो जाएगी तो आसपास का ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगेगा, नर्व कंप्रेस होने लगेगी, और फिर वो कमर दर्द आपको डेवलप हो जाएगा। ना ही सिर्फ कमर दर्द डेवलप होगा, गर्दन में भी दर्द होने लगता है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एक साथ देखने को मिलता है। तो एक तो मेन ये कारण हो गया जो है। दूसरा जो है एक बहुत ही सामान्य छोटा सा कारण है, जो लोग पर्स पीछे रखते हैं पॉकेट में अपने जीन्स के या पैंट के, उसमें क्या होता है पोस्चर थोड़ा सा उभ जाता है। तो जब पर्स आप रखें तो हल्का सा आप झुकेंगे तो क्या होगा, एक तरफ के नर्व पे कंप्रेशन पड़ेगा, तो वो भी एक कहने को छोटा कारण बट बहुत बड़ा कारण हो जाता है बाद में जाकर के। बहुत 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ड्राइविंग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है। एक पोस्चर में आप हैं और आप जो है 200-300 किलोमीटर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो मसल जो है स्टिफ होगी और कमर दर्द उससे बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ कारण और है, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं का है कि जो गलत पोस्चर में जो है खड़ी ज़्यादा रहने की वजह से, या ऊंची हील की सैंडल पहनने की वजह से, हील्स वगैरह जो है, तो वो क्या करते हैं, वो एड़ियों को दबाता है। एड़ियों के यहाँ पर जो है, इसको हम लोग कैल्केनियर बोन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ऊंची हीला पहनेंगे तो पोस्चर आपका ये हो जाएगा। तो जब पोस्चर ऐसे रहेगा तो कभी न कभी प्रोलॉन्ग टर्म यूज करने के बाद वो नर्व पे कंप्रेशन पड़ना ही पड़ना है, और उसके बाद वो कमर दर्द में परिवर्तित हो जाता है जो है। तो ये सब मुख्यतः जो है कारण होते हैं। कारण तो आपने बता दिया, पर लक्षण कैसे दिखेंगे कि ये कमर दर्द के लक्षण कई प्रकार के होते हैं लक्षण, तो लक्षण के बारे में कैसे लोगों को समझ आएगा? जी, कमर दर्द के बारे के लक्षणों के बारे में बताऊं तो एक तो होता है कि जैसे सुबह सो के उठने पे कमर में जकड़न रहती है, ठीक से उठ नहीं पाते हैं, उठने में परेशानी, बैठने में परेशानी, सामने की तरफ झुकने में परेशानी, पीछे की तरफ झुकने में परेशानी, पैरों में सुन्नपन, पैरों में झंझनाहट, और कमर दर्द अगर ज्यादा हो जाए तो पैरों में एक रेफर्ड पेन जाता है जो कि पूरी कमर से लेकर के एड़ी तक जाता है। तो वो एक अलग तरह का प्रिकलिंग पेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुई चुभोने वाला दर्द होता है। तो ये सब मेन ये कारण होते हैं। अच्छा, जैसा हमने कि जो है इसके कारणों के बारे में बताया, तो कुछ चीजें हम और बताना चाहेंगे कारणों को लेकर के, कि एक तो सामान्य कारण हो गया जो पोस्चर वगैरह को लेकर मैंने बताया। कुछ स्पेसिफिक कारण है जिनकी वजह से ही कमर दर्द होता है, जिसमें एक है मसल स्पाज्म। किसी भी कारण से झटका लग गया, आपको बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, झटका लग गया तो मसल स्पाज्म हो जाएगी, तो आपको कमर दर्द हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है साइटिका। साइटिका एक सबसे बड़ा कारण है कि कमर दर्द डेवलप होता है तो रोगी को बहुत परेशानी होती है। उसका कारण है कि एक सियाटिक नर्व होती है L3 L4 वर्टिब्रा के बीच में, जो कि पैरों के कमर से होते हुए पैरों तक जाती है, और वो जब कंप्रेस होती है तो रोगी ठीक से उठ बैठ नहीं पाता है, बल्कि खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो एक साइटिका है। तीसरा हमारा सबसे बड़ा कारण है स्लिप डिस्क, जिसको हम लोग जो है डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं या डिस्क बल्ज भी बोलते हैं। जैसे सामान्य तौर पे हम आपको समझाएं, जैसे एक संरचना है वर्टिब्रा की, तो ये हम दिखाना चाहेंगे। जैसे ये नॉर्मल डिस्क है आपकी, 2 वर्टिब्रा के बीच में ये डिस्क है, तो बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है डीजेनरेटिव डिस्क। डीजेनरेशन का मतलब ये होता है कि हमारी वर्टिब्रा कमजोर हो रही है, और विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, एज फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा है बुजुर्गों को जो है,
तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा कि वीकनेस आ रही है, थोड़ा सा जालीदार स्ट्रक्चर्स जो है एमआरआई वगैरह में देखने को मिलते हैं कि, और ये वीक हो जाती है। अच्छा, तीसरा है देखिए बल्जिंग डिस्क। झटका लगा, किसी भी कारण से इंजरी हुई तो डिस्क जो है थोड़ा सा बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो आसपास से नर्व्स निकलती हैं, उसको कंप्रेस करता है, तो वो स्लिप डिस्क में बदल जाता है। नर्व को जो है पेन होता है नर्व में। हर्निएटेड डिस्क, यही डिस्क और आगे प्रोलॉन्ग जा करके ज्यादा कंप्रेस करने लगती है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये बाहर की तरफ निकल करके और यहाँ नर्व को प्रॉपर कंप्रेस कर रही है। तो कभी कभी यहाँ पर बिल्कुल से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सुन्नपन आने लगता है पैरों में। तो ये भी एक लक्षण मिलते हैं हर्निएटेड डिस्क का। थिनिंग डिस्क एक होता है कि डिस्क पतला हो गया, किसी भी पार्ट को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई बहुत समय तक नहीं मिलेगी तो वो चीज जो है आपका कमजोर होती चली जाएगी। तो डिस्क थिनिंग जो है किसी के कारण से वो भी हो जाता है। और डीजनरेशन विद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, जब डिस्क बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है तो वहां पर कभी कभी जब हम लोग एक्सरे देखेंगे, एमआरआई देखेंगे, तो चोंच की तरह जो है, चिड़िया की चोंच तरह स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं जो कि आसपास के नर्व्स को कंप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और डीजनरेशन जो है वो वर्टिब्रा का जो है वीक होना है। तो ये एक मॉडल से हमने यहाँ समझाया है कि नॉर्मल डिस्क में और डिजीज बेस्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है। तो जैसा हमने बताया कि साइटिका एक कारण हो गया, स्लिप डिस्क हो गया एक कारण। चौथा एक कारण जो है, एक होता है लंबस स्पॉन्डिलोसिस आप कह सकते हैं, जो कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, नसें कमजोर होती हैं, तो उसकी वजह से भी वर्टिब्रा कमजोर होगी तो कमर दर्द बढ़ेगा। एक कारण होता है खासकर महिलाओं में, जैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो ल्यूकोरिया भी कभी कभी कमर दर्द का कारण होता है, तो उससे हो सकता है। चौथा जो है, एक और कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। एक कंडीशन होती है जिसमें दो वर्टिब्रा के बीच में एक खाली गैप बन जाता है, जहां पर जो है नर्व्स कंप्रेशन ज्यादा होने लगती है, तो और वहां पे सिकुड़न होने लगती है। तो जब सिकुड़ेगी तो नर्व्स पे भी असर डालेगी और सप्लाई भी बंद होगी, ब्लड सप्लाई, तो वो भी एक कारण है। तो ये 5-6 मेन कारण है। डिजीज अगर है उसके वजह से कमर दर्द हो रहा है, तो सामान्य कारण मैंने बताया आपको कि क्या क्या हो सकते हैं और डिजीज क्या क्या हो सकती है जो कमर दर्द को बढ़ाती है। सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई डॉक्टर्स के पास लोग पेशेंट आते हैं तो सर्जरी सजेस्ट कर दिया जाता है, और अगर आपकी बात की जाए तो आपका पंचकर्म आयुर्वेद से आप सही करते हैं, तो दोनों में क्या सर्जरी करवाना जरूरी है? और सबसे पहले तो आपसे यह भी जानना चाहिए कि पंचकर्म होता क्या है सर? जी मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। पंचकर्म देखिए जो है, मैं पहले तुलनात्मक एक बताऊं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर्जरी जो है एलोपैथिक मेडिसिन की बैकबोन है, वैसे ही पंचकर्म जो है आयुर्वेद का बैकबोन है। ठीक है, तो अब पंचकर्म क्या है? पंचकर्म एक शोधन प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो और ये 5 तरह की प्रक्रियाओं से मुख्यतः करते हैं। इसमें एक होता है वमन कर्म, जिसमें हम लोग वॉमिटिंग करा के कफ दोष को बाहर निकालते हैं। कफ दोष जैसे मान लीजिए कि किसी को एलर्जी हो गई हो, सोरियासिस की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हो, तो वैसी चीजों में ये कफ दोष से होता है, तो ये कफ दोष को वॉमिटिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं। दूसरा पंचकर्म होता है विरेचन कर्म। जितने भी लिवर डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें लूज मोशंस करा के, पर्गेशन थेरेपी भी बोलते हैं उसको, हम लोग दोषों को, टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं जो है। तीसरा होता है हमारा वस्ती चिकित्सा। वस्ती चिकित्सा जस्ट लाइक एनिमा आप समझ सकते हैं कि जैसे एनिमा देते हैं पेट साफ करने के लिए, बट वस्ती एक व्यापक तौर पे काम करती है। ना ही पेट ही सिर्फ साफ कराती है, बल्कि नर्व्स को, मसल्स को भी ये मजबूती प्रदान करती है, बोन्स को प्रदान करती है। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि वात का स्थान है। और एक चीज, जैसे जितने भी हमारे यहाँ दर्द वाली जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं या कमर के दर्द है, ये सब वात व्याधि के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी वात की बीमारियां हैं उसमें वस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है जी। तो एक तो वस्ती हो गई। चौथी हमारी पंचकर्म है नस से, जिसमें नेजल थेरेपी, नाक में हम लोग दवा वगैरह डालते हैं, जिससे माइग्रेन हो गया, आपका हेडेक हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं। और चौथा एक होता है रक्त मोक्षण, जो गंदा ब्लड है बॉडी से उसको निकाल करके जो है हम लोग चिकित्सा करते हैं। जैसे वेरिकोज वेन्स हो गए, एक्ने पिंपल्स हो गए, हेयर फॉल हो गया, तो वैसे चीजों में। तो ये मुख्यतः पंचकर्म का एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको। अब पंचकर्म में कमर दर्द में कैसे लाभ करता है? जी हाँ। तो और सर्जरी, आपने पूछा कि सर्जरी और इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि काफी डॉक्टर्स से जाते, तो लोग जब पेशेंट जाते हैं तो सजेशन ये होता है कि सर्जरी करानी पड़ेगी। लोग डर जाते हैं पहले,
तो सर पंचकर्म जैसे आपने बताया डिफाइन किया, हाँ। तो सर डिफरेंस जानना चाहिए क्या डिफरेंस चीज़ है। है? तो देखिए पंचकर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्टिब्रा है, ये L3 L4 वर्टिब्रा है, L5 वर्टिब्रा है। जी। मान लीजिए L3 L4 वर्टिब्रा की जो है नर्व कंप्रेस हो रही है, ये डिस्क हर्निएशन हो गया है, डिस्क बल्ज हो गया है और यही नर्व कंप्रेस हो रही है। तो जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे हम लोग की 2-3 स्पेसिफिक थेरेपीज हैं। जैसे पंचकर्म के अंतर्गत कमर दर्द के लिए स्पेशली हम लोग स्नेहन करते हैं। स्नेहन मतलब अभ्यंग करना, उस पर्टिकुलर पार्ट का या फुल बॉडी का एक मालिश आप कह सकती हैं, तो अभ्यंग करना स्नेहन हो गया। स्वेदन हो गया, स्टीम से सिकाई करते हैं हम लोग जो है, तो स्वेदन हो गया। कटी वस्ती हो गया, कटी वस्ती में करते ये है कि जिस जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पर एक आटे का एक घेरा बना करके उसमें गुनगुना तेल रख करके उसको हम लोग जो है उस पार्ट की सिकाई करते हैं। उससे होता यह है कि वो जो गुनगुना ऑयल होता है वो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट देता है। जो वेसल्स वहां सिकुड़ी हुई हैं, जहां पर ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है, तो वेसल्स को जो है डायलेट करता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, स्वेलिंग को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है, जिसके वजह से कमर दर्द में काफी आराम मिलता है। तो एक तो ये हो गई। इसके अलावा और भी थेरेपीज हैं, जैसे पत्र पोटली कराते हैं हम लोग। मेडिकेटेड लीव्स होती हैं, उनकी एक पोटली बना करके सिकाई कराते हैं। वो भी जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट और आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, मसल्स को टोन अप करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और इसमें जो हमने बताया वस्ती चिकित्सा जो एक प्रमुख चिकित्सा है, वस्ती चिकित्सा आप समझिए कि जो है ये एक श्योर शॉट इलाज है। वस्ती देने से जितनी भी तरह की कमर दर्द है या वात रोग हैं हमारे यहाँ, वो सब ठीक होते हैं। तो वहाँ जब हम वस्ती देते हैं तो अंदर वात का शमन होता है, और वो चीज़ें जो है जब वात का शमन होगा तो नर्व सप्लाई जो है आपकी इंप्रूव होगी, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी, तो उससे चीज़ें ठीक होती है। इसके अलावा मैं स्पेशली अपने सेंटर पे एक न्यूरोथेरेपी भी करता हूं, जो कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेशेंट्स को अगर कुछ ज़्यादा पेन है, पेशेंट बिल्कुल उसमें आया है, व्हील चेयर पे आया है या बिल्कुल चलने में असमर्थ होकर आया है, तो वो थेरेपी जो इंस्टेंट लाभ देती है, ताकि तुरंत 5-10 मिनट के अंदर ही पेशेंट को आराम हो जाता है। और उससे हम लोग स्पाइन का पोस्चर भी ठीक करते हैं, क्योंकि स्पाइन में एक चीज ये है कि स्पाइन कभी नीचे से खराब नहीं होती, हमेशा स्पाइन ऊपर से ही खराब होगी। जब तक ऊपर से खराब नहीं होगी तब तक नीचे खराब स्पाइन नहीं हो सकती है। तो इसके अलावा हम अपने सेंटर पर जो है विशेष चिकित्सा करते हैं, जिसको न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। न्यूरोथेरेपी से जो है जो भी एक इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को दिया जाता है, जो वर्टिब्रा में कंप्रेशन हो रहा है, नर्व्स का ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वहां पर जो है वैक्यूम क्रिएट करके एक, और हम लोग जो है विशेष प्रकार से जो है वहां पे ब्लड सप्लाई इंप्रूव करते हैं, ताकि पेशेंट को तुरंत राहत मिलती है। तो ये भी है एक न्यूरोथेरेपी एक अच्छा पंचकर्म के साथ जो है एडिशन है, जो कि पेशेंट को तुरंत लाभ देता है। तो ये हो गई इसकी चिकित्सा जो है। तो ये मुख्यतः ये सारी चिकित्साएं हैं जिससे हम लोग कमर दर्द का इलाज कर सकते हैं। जी, क्योंकि सर्जरी बहुत डिफिकल्ट भी होता है, काफी पैसे भी लगते हैं जी। लोग सोचते हैं कि कम पैसे में अच्छी इलाज मिल जाए। और तो सर पंचकर्म का जो प्रोसेस है क्या काफी कॉस्टली होता है, या मतलब नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पे अफोर्ड कर पाएगा? नहीं मैडम, देखिए कॉस्ट का तो ऐसा है कि एक तो देखिए पंचकर्म क्या है कि रोगों को जड़ से समूल नाश करती है। मॉडर्न साइंस आपको तुरंत आराम जरूर देगी, और उसमें भी सर्जरी की अगर हम बात करें खासकर कमर दर्द के केस में, तो सर्जरी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये वर्टिब्रा है और यहाँ पे आपका L3 L4 के बीच में कंप्रेशन हो गया और डॉक्टर ने आपको कहा कि नस ज्यादा दब रही है, आप सर्जरी करा लीजिए। तो एक तो ये रिस्क इतना होता है कि आसपास से इतनी नसें निकलती हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी वो एक भी नर्स अगर वहां पे टच कर गई तो आप पेशेंट को जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो सकता है, जीवन भर के लिए वो बेड पे जा सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा उसका रिस्क फैक्टर ये है। दूसरा है कि आप एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है सर्जरी का, 3 लाख 4 लाख रुपए जो है कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी का लगता है, और उसके बाद भी गारंटी किसी चीज की नहीं है कि वो आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, सर्जरी कितनी बार कराएंगे आप? मान लीजिए आज आपकी जो है किसी भी कारण से कंप्रेशन L3 L4 वर्टिब्रा में, कल को वो कंप्रेशन ऊपर बढ़ गया, L1 L2 में आ गया या L5 S1 में आ गया, तो क्या हर बार सर्जरी कराएंगे? और हर बार जो है उतने ही रिस्क के साथ क्या पेशेंट उतना रेडी है, क्या डॉक्टर उतना गारंटी लेने को रेडी है? अगर कोई डॉक्टर 3 लाख 4 लाख रुपए ले करके 1% की श्योरिटी भी नहीं ले रहा है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए जहां पे मिनिमम रिस्क हो, मिनिमम बिल की नो रिस्क हो और 100% रिकवरी हो।
और ऐसा पंचकर्म खाली ऐसा नहीं है कि जहां पे बीमारी वही ठीक करेगी, पूरे स्पाइन को ठीक करेगी। और जब हम लोग ऊपर से स्पाइन ठीक करेंगे तो आपको फर्दर आगे, अगर आपका खान पान ठीक रहा, व्यायाम आपको बता दिया जब आप कर रहे हैं, तो आगे कभी भी चीजें खराब नहीं होती हैं। सर्जरी के बाद भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट को साल 2 साल के बाद चीजें रिलैप्स करती हैं, वो लौट के आते हैं, कहते हैं कि सर 2 साल तो ठीक था, बट वो फिर से हमारा हो गया। तो उस कंडीशन में वहां दोबारा सर्जरी नहीं हो सकती है। एक वर्टिब्रा की सर्जरी होगी, दोबारा जल्दी नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पंचकर्म में और सर्जरी में। तीसरा आपने बोला कॉस्ट का, तो अगर 3 लाख 4 लाख रुपए करा दे करके पेशेंट को कोई श्योरिटी नहीं है कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो मैडम पंचकर्म 15 से 21 दिन का एक प्रोसेस है कमर दर्द के लिए। वैसे तो बहुत से प्रोसेस है, बट कमर दर्द के लिए हम लोग 15 से 21 दिन की ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जिसका कॉस्ट जो है 30 से 35 हजार रुपए आता है सिर्फ विथ मेडिसिन। तो मुझे नहीं लगता है कि 35,000 रुपए दे करके अगर पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है तो बहुत महंगा नहीं है। आजकल तो नॉर्मल एंटीबायोटिक भी 200 रुपए पर सिटिंग वो आ जाती है, तो हम लोग तो जो है 1500 से 2000 रुपए पर सिटिंग में जो है मेडिसिन के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं, और रिजल्ट बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसके सोर्स और रिजल्ट्स हैं। और हम मैं स्पेशली मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं ये करता हूं कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट को मैं दिखाता हूं। पेशेंट मेरे पास आया MRI करा के कि सर ये मेरी MRI है, मैं 8 सालों से 10 सालों से परेशान हूं, तो मैं ये चीज़ें उसको नोट करता हूं और बताता हूं कि देखिए ये चीज़ें आपके पास हैं। और जब 15 या 20 दिन जब हम लोग पंचकर्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं पुनः उससे कहता हूं कि आप एक दोबारा MRI कराइए, ताकि आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चले कि आपको कितना लाभ हुआ, आपके एनाटॉमिकली कितना डिफरेंस आया स्ट्रक्चर में, ट्रीटमेंट के बाद कितना आपका जो है गैप बढ़ा है वर्टिब्रा के बीच में जो कंप्रेस हो रही थी, तो वो विजिबल होता है। जो वर्टिब्रा जो है, मेरे पास ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स हैं जिसमें है कि वर्टिब्रा जो है L1 L2 कंप्रेशन, L2 L3 कंप्रेशन है, तो L1 L2 नॉर्मल हो गया, L2 L3 नॉर्मल लिख के आती है चीजें। और पेशेंट को फिजिकली तो जो आराम मिलता ही मिलता है, रिपोर्ट भी जब कहती है कि नहीं आपका कमर पहले से ठीक हो गया, तो पेशेंट भी सेटिस्फाइड होता है। और ये लॉन्ग टर्म का है, और अगर बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो पेशेंट ताउम्र ठीक रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये भी देखा गया है, ये हमारा आखिरी सवाल भी आपसे होगा कि लाइफस्टाइल जो है वो भी काफी हद तक लोगों की जो है इस वक्त की अगर बिगड़ चुकी है, या एक्सरसाइजेस नहीं करते, या योगा से कुछ इफेक्ट पड़ता है सर, जिसकी वजह से कमर दर्द वो सही होगा, या आगे आने वाली जो बीमारी है वो नहीं होगा कमर दर्द जैसी? जी। तो अच्छा, इसमें मैम एक चीज और है कि खान पान का भी विशेष महत्व है। इसमें पेशेंट को वो खाना नहीं खाना चाहिए जो वादी हो, जिसको जो वात को बढ़ाए, क्योंकि जैसे जो अगर गैस बनेगी, किसी भी कारण से अगर गैस बनती है तो आपका कमर दर्द बढ़ेगा। ना ही सिर्फ कमर दर्द बढ़ेगा, अगर और भी प्रॉब्लम से ऐसे घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, वो भी आपका बढ़ सकता है। तो जैसे आपको खाने में हम लोग जो परहेज बताते हैं कि बैगन नहीं खाना है, कटहल हो गया वो नहीं खाना है, चना हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, अचार हो गया, दही हो गई, केला हो गया, ठंडा फ्रिज का पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, एरेटेड वाटर ये सब हो गया, खटाई किसी प्रकार की हो गई। जो भी चीज गैस बनाए, जो भी चीज बादी हो और जो भी चीज ठंडी हो, ये तीनों चीजें जो है वात बढ़ाने वाली होती हैं, और वात को हम लोग को जो है बढ़ने नहीं देना है, ताकि जो चीज हम लोग जो इलाज हम कर रहे हैं और जो हमको लाभ मिल रहा है वो मेंटेन रहे जो है। तो एक तो खान पान में ये परहेज बहुत जरूरी है, जितने लंबे समय तक आप परहेज करेंगे उतना ही सारी चीजें ठीक रहेंगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको कमर दर्द सीवियर होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है पेट साफ ना होना। तो बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ उनका आप पेट का इलाज करिए, पेट उनका साफ रखिए, उनका कमर दर्द ऑटोमेटिक ठीक रहता है। तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है इसमें। तीसरा हम लोग व्यायाम के भाग पर आएंगे। तो व्यायाम में है कि व्यायाम से पहले कुछ चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे भारी सामान नहीं उठाना है, झटके में उठना नहीं है, झटके में बैठना नहीं है, जब भी आप उठें करवट लेके उठें, भारी वजनी सामान जो है बाल्टी वगैरह नहीं उठानी है आपको। तो इन सब पोस्चर्स का ध्यान रखना है एक समय। अच्छा, और स्पेशली जो है जब बात आई तो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे कॉर्पोरेट फील्ड के जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड के लोग हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के काम करते हैं, मेरा सजेशन है कि वो अपने मोबाइल में एक 45 मिनट्स का एक अलार्म लगाएं, और जब वो 45 मिनट्स के अलार्म जब वो बजता है तो उठ करके
पानी जो है जा करके पी के आए और थोड़ा सा कम से कम 10 मीटर हो और 5 मीटर दूर हो ग्लास, तो जब वो एक गिलास पानी पी करके आके बैठेंगे और मुश्किल से इसमें 15 से 20 सेकंड लगते हैं, तो 15 से 20 सेकंड कुछ होना नहीं है, कुछ बहुत विशेष उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उससे लाभ ये हैगा कि जो उनकी मसल स्टिफनेस हो रही है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छे आगे तक भी काम कर पाएंगे, काफ़ी देर तक काम कर पाएंगे और कमर दर्द से बहुत हद तक बचे रहेंगे। जो है एक्सरसाइजेज में हम सजेस्ट बताते हैं, एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में भुजंग आसन होता है, तो भुजंग आसन करना चाहिए, नौकासन करना चाहिए। ये 2 मुख्यतः आसन मैं बताता हूँ। बाकी और भी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो आप कर सकते हैं एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और कमर दर्द के बारे में बताने के लिए भी, और पंचकर्म के द्वारा किस तरह से इलाज हो सकता है इसके लिए भी। आप देख सकते हैं कि हम बात करते हैं वैद्य डॉक्टर एम.के. राय जी से, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कमर दर्द क्यों होता है, क्या क्या लक्षण है, किन कारणों से होता है, और बिना सर्जरी पंचकर्म द्वारा भी कमर दर्द सही किया जा सकता है, इसके बारे में भी। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अगले पॉडकास्ट सीरीज में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।